बीना के सास ससुर ने आज से लगभग 1.5 साल पहले बीना को तलाक की बात कहकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तब से बीना ट्रेन में चनाचूर बेचा करती थी। आज जब बीना ट्रेन में चनाचूर बेच रही थी और चनाचूर की आवाज़ लगा रही थी तो पीछे से एक आदमी ने कहा कि मुझे भी चनाचूर दो। जब वो चनाचूर लेकर उस आदमी को देने के लिए गई और जब उस आदमी को देखी तो अवाक रह गई, क्योंकि वो जो आदमी था वो उसका पति पवन था, जो आज से 2 साल पहले दुबई कमाने चला गया था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इसके लिए आपको कहानी को पूरा सुनना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम, कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी अगली सारी कहानी आप तक पहुंचती रहे। बीना पिछले 1.5 साल से ट्रेन में चढ़कर चनाचूर बेचा करती थी। ट्रेन में आप लोग चढ़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोकल लोग होते हैं जो ट्रेन में चढ़कर अपना कोई चनाचूर, कोई शिखर, कोई गुटखा वगैरह बेचा करते हैं, कोई चाय बेचा करते हैं लोकल लोग। तो इसी प्रकार से बीना चनाचूर बेचा करती थी और वो ऐसा तब से कर रही थी जब से उसके सास ससुर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। असल में बीना एक गरीब घर की लड़की होती है जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है, उसकी सिर्फ माता होती है। बीना देखने में बहुत सुंदर थी और इसीलिए उसकी शादी पवन नाम के एक लड़का से होती है जो दुबई में रह के काम करता है। पवन का भी जो परिवार था एक सामान्य परिवार ही था। चूँकि बीना देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इसका स्वभाव बहुत अच्छा था, इसीलिए उसे पवन से शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो दोनों बड़े अच्छे से रहते हैं, लेकिन शादी के लगभग 1.5-2 महीने बाद ही पवन को फिर से दुबई जाना होता है। जो लोग दुबई में काम करते हैं वो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जब भी कोई आदमी दुबई के लिए जाता है किसी कंपनी के माध्यम से तो उसे 2 साल के लिए जाना पड़ता है कि 2 साल के अंदर वो नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो उनको इसका पैसा खुद से देना पड़ेगा। तो पवन जो था 2 साल के लिए दुबई चला जाता है। जब वो दुबई जाता है उससे पहले वो अपनी पति वीना से कहता है कि देखो, मैं इस बार जो दुबई जा रहा हूँ, दुबई से जो मैं पैसा कमा के आऊँगा तो अगली बार मैं यहाँ इंडिया में ही कोई धंधा शुरू करूँगा, घर पर ही कोई रोज़गार शुरू करूँगा और उसके बाद मैं दुबई नहीं जाऊँगा। तो इस बार मैं जाता हूँ, कमा के कुछ पैसे लेके आता हूँ, तब तक तुम अपना ध्यान रखना और जो मेरी पूरी फैमिली है उसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। पवन के घर में पवन के माता, पवन के पिता, पवन का एक बड़ा भाई और पवन की भाभी, ये सारे रहते हैं। तो पवन कह के जाता है कि इन सारे लोगों का ख्याल रखना, तुम सबसे छोटी हो तो इन सारे लोगों का ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। दोस्तों, ये जो घटना है ये उस समय की है जिस समय मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करता था। ये 2000 ईस्वी के आसपास की घटना है। पवन के जाने के कुछ दिनों तक तो बहुत ठीक से चलता है। जब चूँकि पवन चला जाता है तो वीना का मन नहीं लगता है, लेकिन किसी भी प्रकार का वीना को दुख नहीं था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो कुछ दिन तक बड़े अच्छे से कटते हैं, लेकिन एक दिन वो आता है जब वीना के ज़िंदगी में तूफान आ जाता है। वीना की जो सास होती है, जेठ होता है और जेठानी होता है, किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में चले जाते हैं और घर पर बच जाती है सिर्फ वीना और वीना का ससुर। वीना के ससुर के मन में वीना के प्रति पहले से ही मन में पाप घुस चुका था, लेकिन आज ये मौका देखकर कि घर में कोई नहीं है, वो वीना को पाने का प्लान बनाने लगा। सोचने लगा कि मैं क्या करूं। फिर उसने एक प्लान बनाया और उसको पता था कि वीना जो है भूत प्रेत से डरती है, तो उसने वीना को भूत प्रेत को लेकर डराना शुरू किया कहानी के माध्यम से। इस तरीके से वीना जब डरने लगी, असल में जो उसका ससुर होता था वो सोने जाता था रात में, अपना जो उसका बगीचा था वहाँ पर, आम का बगीचा था वहाँ पर वो सोने जाता था। चूँकि वीना बहुत डर गई थी और घर में कोई नहीं था, तो वीना ही अपने ससुर से कहती है कि बाबूजी ऐसा कीजिए कि आप आज बगीचे में ना जाकर यहीं सो जाइए, मैं अंदर कमरे में सो जाती हूँ और आप बाहर देहली पर सो जाइए। अब ये बात जब उसका ससुर सुनता है तो इसका जो
मंसूबा होता है उसको एक हवा मिल जाता है, उसका जो मंसूबा है बढ़ जाता है, मन बढ़ जाता है। देहली पर बाहर ससुर सो जाता है और रूम के अंदर वीणा सो जाती है। जब वीणा सोई हुई होती है तो उसे एहसास होता है कि उसके शरीर को कोई सहला रहा है। वो जब एकदम झटके से उठती है तो देखती है कि उसका ससुर उसके पास बैठा हुआ है। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो ससुर उसको पकड़ लेता है, दबोच लेता है, उसके साथ छेड़खानी करना शुरू करता है। वीणा ससुर को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर कोई लोग सुन जाएगा तो क्या समझेगा मेरे बारे में और मेरे ससुर के बारे में। तो वो चिल्लाती भी नहीं है यह सोचकर, लेकिन समझाने की कोशिश करती है। ससुर नहीं मानता और उसके साथ बदतमीजी करता ही जाता है। अंत में जब वीणा को लगता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो बगल से एक करछी होता है दाल परोसने वाला, उससे मार देती है, जिससे कि उसका ससुर होता है उसका कपार फट जाता है, सर फट जाता है और खून चलने लगता है और फिर वो वहाँ से बाहर भाग जाती है। कल जब दिन होता है तो ससुर को लगता है कि कहीं वीणा मेरे बारे में न सबको बता दे, तो इसीलिए उससे पहले ही वो एक नाटक शुरू कर देता है। और नाटक वो ये शुरू करता है, अपने मोहल्ले में जाकर ये लोगों को कहता है कि मेरी जो बहू है वो कैरेक्टर की गिरी हुई है। रात में एक मर्द इसके कमरे में था और मैं जब इसको पकड़ लिया तो इसने मुझे मारा और ये सर फोड़ दिया। अब चूंकि ससुर बुजुर्ग होता है तो सारे लोग ससुर के बातों पर ही भरोसा कर लेते हैं। जो जेठ जेठानी सास होती है वो सारे लोग भी आ जाते हैं। सारे लोग वीणा को ही गलत ठहराते हैं और उसका जो सास ससुर होता है ये फैसला करता है कि वीणा को अब कभी भी यहाँ नहीं लाया जाएगा और इसे इसके मायके छोड़ दिया जाए। ससुर को पता था कि अगर वो यहाँ रहेगी तो हो सकता है कि आज न कल वो मेरी सच्चाई लोगों के सामने ला दे, तो इसीलिए वो पत्ता साफ ही कर देना चाहता था और वीणा को उसने भेज दिया उसके मायके। तब से वीणा अपने मायके में ही रह रही थी। मायके में भी कोई कमाने वाला था नहीं, क्योंकि वीणा के जो पापा थे वो मर चुके थे। अब वो अपना पेट चलाने के लिए वो ट्रेन में जाकर चनाचूर बेचना शुरू की और चनाचूर बेचकर जो पैसे मिलते उससे अपना गुजारा करती। इसी तरीके से वो पिछले 1.5 साल से अपना गुजारा कर रही थी। आज जब वो फिर से ट्रेन में चढ़कर चनाचूर बेच रही थी, चनाचूर है चनाचूर है चनाचूर है कह रही थी, तो पीछे से एक आदमी ने आवाज़ लगाया कि मुझे भी चनाचूर दो। वीणा जब वो आवाज़ सुनी तो उसे ऐसा लगा कि वो उस आवाज़ को जानती है, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर कर दिया और वो चनाचूर लेकर ज्यों ही उस आदमी की तरफ बढ़ी और उस आदमी को देखी तो अवाक रह गई। वो आदमी जब वीणा को देखा तो वो आदमी भी अवाक रह गया, क्योंकि वो आदमी वीणा का पति पवन था। पवन ने जब वीणा को इस ड्रेस में देखा तो वो पहले तो अवाक रह गया, लेकिन तुरंत ही उसे वीणा पर बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने एक तमाचा जड़ के वीणा के गाल पर दिया और जो वीणा का चनाचूर का टोकरी था उसको लेकर गेट से बाहर फेंक दिया। ट्रेन में जितने भी मौजूद थे वो सारे लोग पवन पर चिल्लाने लगे, क्योंकि वो सारे लोग ये नहीं जानते थे कि ये जो वीणा है इसकी पत्नी है। तब ये बोलता है कि ये मेरी बीवी है। पवन के हाथों तमाचा खाकर वीणा एकदम सन्न रह गई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पवन सारे लोगों से चिल्ला के बताता है कि मैं दुबई में रह के काम करता हूं और वहां से प्रत्येक महीने मैं 30,000 रुपये भेजता हूं घर पे, और स्पेशल 5,000 रुपये मैं इस औरत के नाम से भेजता हूं, जिससे कि इसको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद भी ये मेरे घर के इज्जत को नीलाम करने के लिए ट्रेन में चढ़ के चनाचूर बेच रही है। और उसके बाद वो वीणा से भला बुरा कहता रहा कि क्या मैं जो पैसा भेजता था इससे तेरा पेट नहीं भरता था, जो तुम ये सब करने लगी। और वीणा ये सब सुनकर रोती जा रही थी। जब वो स्टेशन आया जहाँ पर पवन को उतरना था, जो उसके घर के नज़दीक था, तो वो अपने साथ वीणा को भी उतारता है और वहाँ उतार के वीणा को कई तमाचा मारता है और वीणा से कारण पूछता है। वीणा ने तो ये सोचा ही नहीं था कि उसका पति उसके साथ इस तरीके से व्यवहार करेगा। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, और वो चूंकि कुछ बोल नहीं पा रही थी तो पवन को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पवन अंत में वीणा से कहता है कि जाओ, आज के बाद मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, आज के बाद तुम मेरे घर पे मत आना, आज के बाद तुम मुझे अपना शकल मत दिखाना। और यह कहकर जब वो जाने लगता है तो वीणा जो है बहुत फूट फूट कर रोने लगती है स्टेशन के सीढ़ी पर बैठकर। पवन जाता रहता है। कुछ दूर जब जाता है स्टेशन के ग्राउंड से बाहर, फिर उसे लगता है कि वीणा रो रही है तो कहीं कुछ बात तो नहीं है। पवन को ये लगता था कि वीणा रह तो मेरे घर पे ही रही है,
लेकिन ये वहीं से आके मेरे बाप माँ भाई किसी का बात नहीं मानती होगी और ज़बरदस्ती से ये चनाचूर बेचती है। फिर वो वापस आता है, वीना का हाथ पकड़ के स्टेशन से बाहर लाता है और फिर प्रेम से वीना से पूछना शुरू करता है कि बताओ क्या कारण है। जब वो प्रेम से पूछता है तब वीना उसे बताना शुरू करती है। वीना बताती है कि कैसे उसके घर वालों ने उसके ऊपर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाकर उसको घर से बाहर निकाल दिया। वो यह भी बताती है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, फिर भी आपके घर वालों ने मुझे सारे लोगों के सामने जलील करके और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगवाया कि मैं किसी और मर्द के साथ रूम में थी और तब मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और मैं पिछले 1.5 साल से अपने मायके में रह रही हूँ। जो आप पैसे भेजते थे तो जब तक मैं ससुराल में थी तब तक तो मुझे वो जो आप 5,000 रुपये भेजते थे वो मुझे मिलते थे, लेकिन मैं जब से अपने मायके आ गई तब से मैं उसमें से एक चवन्नी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें से 1 रुपया भी नहीं दिया गया। ये बात जब पवन सुनता है उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरे घर वालों ने क्यों किया ऐसा वीना के साथ। फिर भी वो वीना को अपने साथ अपने घर पे ले जाता है। जब वो अपने घर पे ले जाता है, वीना को अपने सामने देखकर ससुर तो आग बबूला हो जाता है। उसे तो लगता है कि हो ना हो कहीं ये मेरे बेटे को सारी बात बता दी होगी या नहीं बताई होगी तो अब बता देगी। उसका जो ससुर होता है एकदम इस बात पर राजी नहीं होता है। वो कहता है कि इस घर में या तो तुम्हारी पत्नी रहेगी या फिर इस घर में हम सब रहेंगे। अगर तुम अपने पत्नी को रखोगे तो हम सब इस घर से निकल जाएंगे। पवन अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका बाप मानना चाहता ही नहीं था। उसका जो बाप था इसकी माँ को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। पवन बहुत समझाता है, अंत में पवन मजबूर हो जाता है और पवन को इस तरीके से सारे लोग कान भरने लगते हैं। अगल बगल के जितने लोग थे वो सारे लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था कि तेरी बीबी दूसरे आदमी के साथ रूम में पकड़ी गई। तेरे बाप ने जब उसको पकड़ा समझाया तो तेरे बाप को कपार फोड़ दी, सर फोड़ दिया और उसके बाद बहुत कुछ हुआ। जो भी बातें थी सारे लोग वीना के चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहे थे। उसको सुन के पवन को भी लोगों के बातों पर भरोसा होने लगा और वो भी वीना को गलत समझने लगा था। आज तक तो वीना को लग रहा था कि जो भी समस्या है सारी समस्या खत्म हो जाएगी जब उसका पति दुबई से आएगा। उसे लग रहा था कि ये तब तक ही समस्या है जब तक कि उसका पति दुबई से नहीं आया। लेकिन आज जब पति आ गया था और उसका पति ही उसे गलत समझने लगा था, तब उसे लगने लगा कि अब आज मुझे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। फिर वो अपने पति को बताती है वो सारी बात, उस रात की बात जिस रात में उसके ससुर ने उसके साथ जो जो किया। जब वो ये बात बताती है तो पहले तो पवन को इसके बात पर भरोसा नहीं होता है, उसके सास को भी भरोसा नहीं होता है। सारे लोग वीना को ही मारने के लिए टूट जाते हैं। लेकिन फिर वीना चिल्लाकर कहती है कि अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो मैं, आप लोग जिसका कसम खाने बोलते हो, मैं कसम खा के ये बात बोलती हूँ और अपने ससुर को लेकर भी कहती है कि उनको भी आप कहो कि कसम खा के बोले। कसम की बात सुनते ही उसका ससुर थरथरा जाता है, वहाँ से भाग जाता है। सारे लोग समझ जाते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला अवश्य है। फिर सारी बातें डिटेल से वीना बताती है अपने पति को, अपने सास को। साथ ही वीना यह भी बताती है कि मैं ये बात उस समय भी लोगों को बता सकती थी, लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी कि मैं ये बात बताऊं जिससे कि हमारे ही घर की बदनामी हो। आज भी वीना जो ये बात बोली थी, अंत में जब उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आया तब बोली, लेकिन तब भी उसने इस बात को सिर्फ अपने घर के अंदर के सदस्य के सामने ही रखा, अपने किसी भी मोहल्ले के आदमी को जानने नहीं दिया इस बात को। साथ ही अपने पति से कहती है आप बाबूजी को इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब उसका ससुर ये जानता है कि वीना सबको समझा रही थी कि जो गलती होनी थी बाबूजी से वो हो गई, लेकिन अब बाबूजी को इसके लिए कोई दोषी नहीं ठहराएगा, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा और ये भी कि इस बात को कोई मोहल्ले में किसी से नहीं कहेगा। ये बात जब उसका ससुर सुना तो वो तो एकदम अपने आप गलानी से भर गया, अपने आप को कोसने लगा। आज जब रात में अंधेरा हुई तो वीना का पैर पकड़ के रोने लगा और कहने लगा कि बहू मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अपने एक गलती छुपाने के चक्कर में मैंने तेरा 1.5 साल बर्बाद कर दिया। वीना इस बात को ख़त्म कर देती है और फिर सारे मिलकर एक साथ से रहने लगते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में अपना नाम और अपना पता अवश्य लिखें। मैं इस वीडियो को ख़त्म करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। योगेंद्र कुमार जी हैं, रक्षा राम कुमार तिवारी जी हैं कानपुर से, पप्पू जी हैं फतेहपुर से, राम कृपाल जी हैं, रसूल नीलगढ़ है अहमदाबाद गुजरात से। दोस्तों, आपने कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया।